एवरीवन, दिस इज निकिता सहरावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास 9 का चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड द प्योर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने सस्पेंशन तक अपना टॉपिक कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, हम लोग ये कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सस्पेंशंस क्या होते हैं। हमने होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के लिए सब कुछ करवाती हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट की जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो। तो यहाँ पर स्टार्ट करें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे कि आपको मिल्क आता है आपके घर में, आपको मिल्क पता है ना, दूध सबके घरों में आता है, हर कोई पीता भी है दूध। तो उसके अंदर क्या होता है, मान लो कि हमारा मिल्क है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं ना। सिर्फ और सिर्फ मिल्क बिल्कुल प्योर तो नहीं होता। बोलते हैं हम लोग कि प्योर मिल्क है, लेकिन वो एक्चुअल में प्योर नहीं होता। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। हमें पता है कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और कुछ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैट्स के भी होते हैं। तो यानी कि एक मिल्क के अंदर बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो मिल्क हमारा क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरी बात, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर की दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिक्स्ड होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड। पार्टिकल ऑफ कॉलॉइड्स, ये जो हमारे जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि ये दूध है आपका, आप यहाँ से दूध लो, आप यहाँ से दूध लो, यहाँ से लो, कहीं से भी अगर आप दूध निकालते हो, आपने एक चम्मच इस साइड से निकाल ली, एक चम्मच आपने इस साइड से निकाल ली, अगर आप दोनों साइड से दोनों चम्मचों वाले दूध के अगर आप टेस्ट करवाते हो, आप देखते हो तो उसके अंदर वही प्रोटीन, कैल्शियम, फैट सब कुछ वही मिलेगा। तो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे, इनको आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स होते हैं कॉलॉइड्स के अंदर, वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, हर जगह पर बराबर बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि जो दूध ऊपर है उसके अंदर सारे के सारे हमारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, नीचे सिर्फ पानी पानी बचेगा, ऐसा नहीं होता है। थ्रू आउट जो है वो सेम पार्टिकल्स स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होते हैं, थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं हम लोग उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर हम अपने पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। क्या आप दूध के अंदर जो पानी मिलाया होता है उसको देख पाते हो? पानी तो बहुत सारा मिलाते हैं दूध वाले, हम लोग तो उसी को ही नहीं देख पाते, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ओके, अच्छा, अब जब उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो क्या वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा? टिंडल इफेक्ट हमारा क्या था कि हमने इधर से टॉर्च मारी है, ठीक है, लाइट, और यहां से लाइट पास हो रही है। टिंडल इफेक्ट याद है ना, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने करवाया था आपको कि ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन लेंगे। इधर से मैंने टॉर्च मारी है, लाइट आ रही है, ठीक है, इधर से, और ये इस लाइट का पाथ है। आगे एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर तो लाइट आ रही है हमारी। तो जब इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या इसके अंदर से जो लाइट का पाथ होगा वो हमें विजिबल होगा? बिल्कुल विजिबल होगा कि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। उसकी वजह से आपको लगेगा कि ये पार्टिकल जो है वो होमोजीनियस, सॉरी, जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है, लेकिन ये एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, colloidal solution is a heterogeneous solution. जैसे कि milk, because of small size of colloidal particle we cannot see them with naked eye, but this particle can easily scatter a beam of visible light as observed in activity. ठीक है, ये शो कर रहा है ना, ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, और इस जो इफेक्ट ये शो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडल इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम हमारा टिंडल था। ठीक है,
Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enter a room. आप देखते हो कि जब आपके पूरे कमरे में अंधेरा है और थोड़ा सा पर्दा जो है वो हटा हुआ होता है, वहां से सनलाइट आती है आपके शीशे के अंदर से, तो आपको बहुत सारे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आपको अपनी एयर के अंदर दिखाई देते हैं उड़ते हुए। तो वो भी हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि हमें उस सनलाइट का पाथ दिखाई देता है हमारे रूम के अंदर, है ना। तो वो जो इफेक्ट है, वो जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है, वो एक टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे रूम के वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर था और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, ठीक है। सिर्फ जो सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस, जो हमारे प्योर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। हम लोग डेंस फॉरेस्ट तक क्यों जाएं, लेकिन ये एक अच्छा एग्जांपल है कि डेंस फॉरेस्ट में भी आपको जो टिंडल इफेक्ट है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी कोलॉइडल सॉल्यूशंस की या कोलॉइड्स की, कि कोलॉइड जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं कि हम लोग उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं तो जो बीम है लाइट की वो पास होती है, हमें पाथ ऑफ लाइट ट्रेवल दिखाई देता है, वो विजिबल होता है, ठीक है। कॉलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन। अच्छा, ये अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर मिक्स्ड हैं, वो अपने आप नीचे सेटल डाउन नहीं होते, जैसे कि सस्पेंशंस में हो जाते थे सेटल डाउन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी यही थी कि जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जैसे कि सैंड इन वाटर था। लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं होते हैं, जब आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ते हो एज इट इज रहते हैं। आप लोग इसका बहुत इजी और सिंपल सा एग्जांपल है मिल्क, वही लेकर के चलिएगा कि अगर चाहे हमारा मिल्क सारी रात पड़ा रहे, सारा दिन पड़ा रहे, चाहे उसको कितने घंटे बिना छोड़े रख दो, तो पानी उससे अलग नहीं होता है। जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, फैट है, वो अलग नहीं होते हैं, वो उसके अंदर ही रहते हैं सेम, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं सॉल्यूशन को तो उससे अलग नहीं होती हैं, ठीक है। तो यानी कि वो क्वाइट स्टेबल है। अच्छा, वो जो इसके पार्टिकल्स हैं हम लोग उनको फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा मेथड होता है पार्टिकल्स को अलग करने का, एक फिल्ट्रेशन, कि हम लोग चीज को छान लेते हैं तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, दूसरे पार्टिकल्स हैं, वो हम उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर हम इसको फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम लोग उससे कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ में पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमारी क्रीम आ जाती है दूध के ऊपर, आपने देखा होगा कि लस्सी बनाते हैं, गांव में भी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि लस्सी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, एक मशीन उसके ऊपर रख देते हैं, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, और फिर वो घूमता है, उससे हम लोग उसका घी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसी के थ्रू हम लोग जो है बटर को मिल्क से और जो बटर है उसको लस्सी से भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, लस्सी बनाते हैं, दही से अलग कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। जो कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो डिस्पर्स्ड फेज भी है और डिस्पर्स्ड मीडियम भी है, दोनों चीज है, ठीक है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। नाम से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, ठीक है। जिसके अंदर डिस्पर्स हो रहा है वो डिस्पर्स्ड मीडियम है, और जो डिस्पर्स हो रहा है यानी कि जो मिल रहा है वो क्या है, फेज है, ठीक है। कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती है, इनके अंदर हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं किस बेसिस पे, इनके डिस्पर्स मीडियम पे और डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको नेक्स्ट टेबल दी गई है पेज नंबर 18 के ऊपर, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। इसके अंदर आप देख सकते हो कि डिस्पर्स फेज आपको दिया गया है और डिस्पर्सिंग मीडियम दिया गया है, और उसके आगे इसका टाइप और एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि जब लिक्विड जो है वो गैस के अंदर मिलता है, ठीक है, किस टाइप का होता है, वो एरिसोल टाइप का होता है। इसके एग्जांपल क्या है, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, जो फॉग आ जाती है, या जो धुंध आप बोलते हो धुंध आ जाती है, वो क्या है, जब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ओस की जो बूंद होती है वो क्या होती है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स जब हमारे एयर के अंदर मिक्स होने लग जाते हैं तो वो क्या होता है, तो उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लिक्विड गैस के अंदर डिस्पर्स होता है। सॉलिड जब गैस के अंदर डिस्पर्स होता है तो क्या होता है, स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट,
ठीक है, इसके एग्जांपल ये हैं। जब गैस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होता है, जैसे कि शेविंग क्रीम, ओके। लिक्विड लिक्विड के अंदर क्या है, मिल्क है, फेस क्रीम है। सॉलिड लिक्विड के अंदर क्या है, मिल्क और मैग्नीशिया या मड। मड मतलब जो हमारा कीचड़ बनता है। सॉलिड जो है, जो हमारी मिट्टी होती है, वही तो हमारे पानी में मिलती है, तभी तो वो कीचड़ बनता है ना। फिर आता है गैस और सॉलिड। जब गैस सॉलिड के अंदर मिक्स होती है, जैसे कि फोम, रबर, स्पंज, ठीक है। और जब लिक्विड सॉलिड के अंदर होता है तो क्या बनता है, चीज, बटर। और सॉलिड जब सॉलिड में होता है तो कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास। ये एग्जांपल्स हैं, ये कुछ आप लोग याद रखिएगा, 1-2 नंबर में आ जाते हैं, यहाँ पे से पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमें जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, उनको सेपरेट करना है। तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट करेंगे, फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इस टाइप की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। मैं आपको जो आपकी एक्टिविटीज दी गई है उन्हीं के थ्रू मैं आपको बताऊंगी और वहीं से मैं आपको समझाऊंगी कि ये कौन सी टेक्निक है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। कि हमारी इंक है, हम उससे कलर्ड कंपोनेंट कैसे लें। तो आपको इसमें एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया और बाकी की ये टीचर जो है ये आपको क्लास के अंदर एक्टिविटी करवाएंगी, उनके अंदर भी हो जाएगा। और मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी इन एक्टिविटीज की, नेक्स्ट उनके अंदर मैं आपको करवाऊंगी सारी की सारी एक्टिविटी कि कैसे आप एक पेपर के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाओ इंक का। आपने ये पेपर लिया है, यहाँ पर एक छोटा सा इंक का मार्क कर दो और इसको फिर एक पानी के ग्लास में डिप कर दो यहाँ तक, ठीक है। जो डॉट है ये बिल्कुल इसके लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो उसके बाद में आप नोटिस करना कि जो इंक है वो कहाँ जाती है, उसका कौन सा कलर छूटता है, ठीक है। और ये जो पानी है, ये जो स्ट्रिप है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। मैं आपको ये एक्टिविटीज करवाऊंगी एक लेक्चर के अंदर। ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर मैं आपको एक्टिविटीज करवाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी इस चैप्टर के। तो एक्टिविटीज मैं आपको वहीं पे करवाऊंगी सारी की सारी। यहाँ पर हम लोग इसको स्किप करके पहुंच जाते हैं आपके पेज नंबर 24 के ऊपर, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से क्या होते हैं। फिजिकल चेंज होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या जो नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके लिए हमें किसी भी स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत इजी तरीके से हम लोग बाय इजी मेथड हम सेपरेट कर देते हैं, किसी भी चीज को हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने गुब्बारा फुला दिया, फिजिकल चेंज है। पहले वो बिना फुला हुआ था यानी कि चिपका हुआ था, हमने उसके अंदर हवा भर दी, वो उसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। फिजिकल चेंजेस हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि उसकी शेप के, उसके साइज के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते हैं, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस पे जो चेंज आता है या फिजिकली जो चेंज आते हैं उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिकल चेंज का मतलब होता है जो कि केमिकली हो, उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए। जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंजेस के अंदर जो एक सब्सटेंस होता है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, जबकि केमिकल चेंज के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि हमारा दूध है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, ठीक है। तो है तो बेसिक वो दूध ही, दूध से ही हमारा दही बना है, लेकिन दूध तो हमारा हम लोग चाय में डाल सकते हैं। क्या हम दही से चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई हैं। अब वो दूध नहीं रहा, वो एक अलग सब्सटेंस बन गया है, ठीक है। जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है कि किसी भी एक सब्सटेंस से जब कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि केमिकल चेंज ने हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज दूध की और दही की बिल्कुल अलग हो जाती हैं। दही खट्टा होता है, दूध न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझ में आए। फिजिकल चेंजेस के अंदर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की स्पेशल टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम केमिकल चेंज करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ती है जिससे कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे हम लोग दूध के अंदर जामुन लगाते हैं, उसके अंदर खट्टा डालते हैं, तभी हमारा दही जो है वो सुबह जमा हुआ मिलता है, ठीक है। जो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं रात भर में, कि आपको सुबह वो दही मिलता है। इसी तरह से जो हमारी आइस होती है, आइस और वाटर, ये जो दोनों है तो ये सेम ही चीज, वाटर ही है, वाटर से ही हमारी आइस बनती है। लेकिन जो आइस की प्रॉपर्टीज है वो वाटर से कितनी अलग है। आइस ठंडी होती है, ठीक है, कितनी ठंडक देती है, लेकिन जो वाटर होता है वो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी होता है। प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं और सिर्फ क्या फर्क किया है हमने कि उसको फ्रीज किया है, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आपको समझ में आए। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस।
प्योर, अच्छा एक यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है कैंडल का, ठीक है, कैंडल का एग्जांपल दिया गया है कि जो कैंडल है वो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, उसके अंदर दोनों चेंजेस होते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है कि उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, पहले वो इतनी बड़ी मोमबत्ती होती है, पिघलते पिघलते वो छोटी हो जाती है और वो खत्म हो जाती है, तो उसकी फिजिकल चेंज हो गई। दूसरा उसका केमिकल चेंज कैसे है कि पहले वो एक मोमबत्ती थी, ठीक है, बड़ी थी, उसकी अलग प्रॉपर्टी थी कि उसके अंदर हमने धागा डाला हुआ था और वो जल रहा था, लेकिन बाद में वो एक वैक्स बन जाता है नॉर्मल, ठीक है, वो चीज ही चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, की जो हमारे केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं या कंपाउंड, हम उनको दो के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कि ये टर्म को यूज किया था 1661 के अंदर, ठीक है। एंटिनो लॉरेंट जो 1743 से 94 एक फ्रेंच केमिस्ट था, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। ये जो था हमारा एंटोइन लॉरेंट, इसने फर्स्ट जो था एक्सपेरिमेंटली जो प्रूवन थी यूजफुल डेफिनेशन थी एलिमेंट्स की वो दी थी, लेकिन सबसे पहले जो टर्म यूज किसने की थी वो थी रॉबर्ट बॉयल। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद में क्या है कि he defined an element as a basic form of matter। एलिमेंट को उसने कैसे डिफाइन किया, एक मैटर की बिल्कुल बेसिक फॉर्म जिसको कि हम लोग आगे और डिवाइड नहीं कर सकते और कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, वो उसने बोला एलिमेंट को। he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। तो उसने एलिमेंट को क्या बोला कि ये जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको कि हम केमिकल रिएक्शन से आगे सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट है वो एक फॉर्म है, हम उसको केमिकली ब्रोक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से। तो एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स बोल सकते हैं और मेटलॉइड्स बोल सकते हैं। तो मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कि जो मेटल्स होते हैं, सबसे पहले मेटल्स का एग्जांपल आ गया है कि या तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा फिर सारी की सारी कर देगा। कैसे कि मेटल्स के अंदर शाइन होती है ना, लस्टर, शाइन होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उनका कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेटल कितना अच्छा लग रहा है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि उनको हम मार के पतली पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल, यानी कि हम उनको हैमर के साथ में तोड़ के पतली पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस, यानी कि जब हम उनके, सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम उनको हिट करेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड देंगे, ठीक है, ओके। सम ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक इकलौता मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, बाकी सबके सब सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके वेराइटी ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चारकोल, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। तो इनके सबके कलर्स अलग अलग होते हैं ना, तो इनके अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स होती है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लस्टरस भी नहीं होते, सोनोरस भी नहीं होते और मेलिएबल भी नहीं होते, ठीक है। ना तो हम इनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ना ही ये चमकदार होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, हीट भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देते हैं, चमकदार भी होते हैं, घंटी की भी आवाज देती है, वायर में कन्वर्ट करना है वो भी कर देते हैं, शीट्स में कन्वर्ट करना है वो भी हो जाते हैं। नॉन मेटल्स कुछ भी नहीं करते, ठीक है। Some elements have intermediate property in between those of metals and non-metals। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो कौन से हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। और इसके एग्जांपल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। द नंबर ऑफ
elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are man made. 8 elements जो है वो हमारे man made है, 92 elements हमारे जो है वो naturally occurring है. Majority of elements are solid. ठीक है. 11 elements are in gaseous state at room temperature. 2 elements are liquid at room temperature. कौन से mercury और bromine. Element gallium and cesium become liquid at room temperature, slightly above room temperature. ठीक है. एलिमेंट्स समझ में आए. एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको कि हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट ना कर सके. 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स आपने पढ़ा कौन से होते हैं, जो कि सुंदर सुंदर होते हैं यानी कि जो शाइन करते हैं. दूसरा जो डक्टाइल होते हैं यानी कि उनको हम थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तीसरा मेलिएबल होते हैं यानी कि हम उनको हैमर के साथ में मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है. और उसके बाद में क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं यानी कि जब भी हम उनको हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड देते हैं. मेटल्स जो होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो वो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना ही वो लस्टेरियस होते हैं, ना ही वो सोनोरस होते हैं, ना ही वो मेलेबल होते हैं और ना ही वो चमकदार होते हैं. और ये जो मेटल्स होते हैं ये मोस्टली ग्रे या गोल्डन येलोइश कलर के होते हैं, ब्राउन इस टाइप के. लेकिन जो मेटल्स होते हैं ये वैरायटी ऑफ जो नॉन मेटल होते हैं वो वैरायटी ऑफ कलर्स को शो करते हैं. तीसरा आते हैं मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच का जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं. उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन, जर्मेनियम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स कौन से होते हैं. ठीक है. Compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in fixed proportion. Compounds आपको पता है क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है साइंस के अंदर कि दो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस से जो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर मिलके बनते हैं उनको हम लोग कंपाउंड्स बोल देते हैं. ठीक है. What do we get when 2 or more elements are combined? तो हमें क्या मिलता है, और एलिमेंट नहीं, एक और कंपाउंड मिल जाता है. ठीक है. सब्सटेंस मिल जाता है कोई ना कोई. तो यहाँ पर मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस आपको दिया गया है. हम लोग वो डिफरेंस देखते हैं और फिर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके फिर क्वेश्चन आंसर और एक वीडियो में आपको करवाऊंगी एक्टिविटीज. ठीक है. तो यहाँ पर मिक्सचर कौन से होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्स करते हैं आपस में सिर्फ और सिर्फ एक मिक्सचर बनाने के लिए. उससे कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है. लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए. ठीक है. जैसे कि दूध से बनता है दही. ठीक है. अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर की तो वेरिएबल कंपोजिशंस होती हैं, लेकिन कंपाउंड की जो है ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. कि जो हर एक नया सब्सटेंस की हाँ ये चीज अगर इससे रिएक्ट करेगी तो यही सब्सटेंस बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा. उसके बाद थर्ड है मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. मिक्सचर जो होता है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके सब्सटेंसेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है. जबकि कंपाउंड जो होता है वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसी की प्रॉपर्टीज को शो करेगा. उसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है. जो नया कंपाउंड बनता है उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. Constituents of mixture can be separated fairly by easy physical method. मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम लोग नहीं कर सकते. उसके लिए हमें स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ती है. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है. एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर के अंदर होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का हमने देख लिया. एलिमेंट्स की एग्जांपल क्या हैं, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. और कंपाउंड्स जो कि नए फॉर्म बनते हैं उनके क्या है, जैसे कि पानी है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है. सॉल्ट के अंदर हम सोडियम क्लोराइड है, उसको सोडियम क्लोराइड को हमें केमिकली अलग करना पड़ता है. अगर हम करना चाहें वैसे नहीं हो सकता है नॉर्मली. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाती हूँ इसकी एक्टिविटीज और फिर हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. तब तक वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना.